Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. गाइज अभी कल सेबी का एक नया सर्कुलर आया है, काफ़ी लोग उसकी डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें सेबी ने कुछ 7 अपफ्रंट प्रपोजल दिए हैं। कि अपफ्रंट प्रपोजल मतलब कि उन्होंने 7 न्यू रेगुलेशन लाने का सोचा है और उसके लिए एक प्रपोजल दिया है। प्रपोजल आया है कि ये हम करना चाहते हैं, गिव योर इनपुट्स। तो उसकी अगर आप लोग इनपुट्स देना चाहते हो तो आई गिव वन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसमें जाके आप सेबी की वेबसाइट पे जाके आप अपने व्यूज दे सकते हो, अपनी वोटिंग कर सकते हो अपफ्रंट प्रपोजल के लिए। बट बिफोर यू वोट फॉर दैट अपफ्रंट प्रपोजल, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो अपफ्रंट प्रपोजल में सेबी ने 7 न्यू रूल्स लाने का सोचा है, जो 7 न्यू रूल्स लाने का सोचा है वो क्या है और वो रूल्स क्यों है, और बीइंग अ ऑप्शन बायर वो 7 रूल्स में से कौन से रूल का हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से डिटेल में समझ के आप अपनी वोट कर सके। देखो, मैंने वो सातों रूल अच्छे से समझे हैं, पढ़े हैं। जब मैंने 7 रूल पढ़े ना, मुझे कहीं ना कहीं मेरा व्यू ये बनता है कि ऑप्शन बाइंग में इम्पैक्ट आएगा, बट इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए जितना ऑप्शन सेलिंग में आएगा। देखो, बीइंग ऑप्शन बायर मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ऑप्शन बाइंग में नहीं आएगा, क्योंकि जो रूल्स आए हैं उसमें ऑप्शन बाइंग के लिए इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है। 1-2 रूल्स को अगर मैं छोड़ दूँ, एक रूल जो अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, अगर वो हुआ तो शायद ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। बट अगर मैं एक रूल छोड़ दूँ, बाकी अगर रूल को मैं अच्छे से समझूँ, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑप्शन बाइंग में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो रूल्स इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे ऑप्शन बाइंग को। बाकी क्यों मुझे ऐसा लगता है, क्या मेरा नज़रिया है, मैं एक एक रूल आपको बताऊंगी और उसके अगेंस्ट आपको बताऊंगी कि उस रूल को आने के बाद ऑप्शन बाइंग में क्या इम्पैक्ट आएगा, ताकि आप भी एक कंक्लूजन पे आ सको कि इन सारे रूल से ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो या एफएनओ ट्रेडर हो, फ्यूचर करते हो, तो आपकी लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। सबसे पहला रूल जो प्रपोज किया है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइस। व्हाट दे मीन बाय रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइस? पहला ये है कि अभी तक जब हमारी कोई ऑप्शन ओपन होती थी, मतलब मान लो निफ्टी अभी चल रही है 25,000 पे, तो 25,000 थे 35 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ मनी और 35 स्ट्राइक प्राइस इन द मनी ऑप्शन ओपन होती थी, एक्टिव होती थी टू डू द ट्रेडिंग। अब उसको डिक्रीज करके, मतलब टोटल हो गई 70, उसको डिक्रीज करके 50 कर दिया गया है। अब जो 50 किया है ना, 50 मतलब अगर आप बोलोगे 50 तो 20, अगर 25,000 की ऑप्शन मतलब निफ्टी चलिए तो 25 ऊपर होनी चाहिए इन द मनी और 25 नीचे होने चाहिए आउट ऑफ मनी, तो 50 स्ट्राइक प्राइस ओपन होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये रूल 50 पे आ गया तो ये है कि कितनी ऊपर, कितनी इन द मनी, कितनी आउट ऑफ मनी, नॉट फिक्स। अब इससे अगर देखो, एक ऑप्शन बायर जो एट द मनी और इन द मनी ऑप्शन बाय करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए एट द मनी ऑप्शन आज भी एट द मनी है, उसके ऊपर जितनी भी स्ट्राइक प्राइस हो या डीप इन द मनी 1-2 डीप चला जाएगा, जितनी भी स्ट्राइक प्राइस हो उसे फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप एक ऐसे ऑप्शन बायर हो जो आउट ऑफ मनी ऑप्शन बाय करते हो, बहुत चीप ऑप्शन बाय करते हो, मतलब काफ़ी दूर के स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन बाय करते हो, तो आपकी ट्रेडिंग में जरूर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आप ज़्यादा आउट ऑफ मनी ऑप्शन बाय नहीं कर पाओगे। जितनी इस टाइम ट्रेड एक्टिव होगी, मतलब जितनी स्ट्राइक प्राइस एक्टिव होगी आउट ऑफ मनी, आप उसी तक ही ट्रेड कर पाओगे, आप ज़्यादा आउट ऑफ मनी नहीं जा पाओगे। दूसरा, ऑप्शन सेलर्स को ज़रूर फर्क आएगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं, जब वो एट द मनी ऑप्शन सेल करते हैं या थोड़ी सी आउट ऑफ मनी ऑप्शन सेल करते हैं, तो वो एक दूर के आउट ऑफ मनी ऑप्शन को बाय कर लेते हैं हेज करने के लिए, बट अब वो ज़्यादा दूर के आउट ऑफ मनी ऑप्शन को हेज कर नहीं बाय कर पाएंगे। जितने स्ट्राइक प्राइस तक अभी ओपन होगी हमारी ऑप्शन, उतने ही एक लिमिट होगी उनके पास कि उतनी ही स्ट्राइक प्राइस तक वो आउट ऑफ मनी ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। दूसरा जो रूल आया है रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइस में, यह आया है कि आपके पास जो एक लिमिट होती थी, कि एक यूनिफॉर्म स्ट्राइक प्राइस की जो एक लिमिट होती थी, पहले होती थी 7%, वो हो गई है 4%। व्हाट आई मीन बाय दैट कि मान लो जैसे निफ्टी अभी चल रही है 25,000 पे, अब उसके बाद आपके पास निफ्टी की ऑप्शन कैसे मिलती है, 50-50 के डिफरेंस पे, तो आपको अप टू 4% ऑफ द प्राइस ही आपको एक प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस मिलेंगे। मतलब अगर 25,000 का मैं 4% निकाल दूँ तो 1,000, तो मतलब 26,000 तक के स्ट्राइक प्राइस पे आपको एक यूनिफॉर्म स्ट्राइक प्राइस मिलेंगे, लाइक 26,000, फिर 26,050, फिर 26,100, फिर 26,150। बट आफ्टर 4% रेंज, जैसे ही वो 26,000 की रेंज कवर कर जाएगा, 4% की रेंज,
तो हो सकता है स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस बढ़ जाए, मतलब वो एक स्मूथली जो आती थी 50-50 के डिफरेंस पे ज़रूरी नहीं है वैसी हो सकता है कि 26,000 के बाद सीधा आपको 26,500 की स्ट्राइक प्राइस मिले, 26,200 की स्ट्राइक प्राइस मिले। जो 50-50 का डिफरेंस आता है यूनिफॉर्म तरीके से जो स्ट्राइक प्राइस बनते हैं वो 4% की रेंज के बाद नहीं होंगे। तो मेन इज दिस कि दैट की 4% की रेंज के बाद आपको एक यूनिफॉर्म तरीके से स्ट्राइक प्राइस नहीं मिलेंगे। तो फिर से मैं वही बोल रही हूँ कि वो ऑप्शन बायर जो आउट ऑफ मनी ऑप्शन बाय करते हैं, दूर की ऑप्शन बाय करते हैं, या वो ऑप्शन सेलर जो आउट ऑफ मनी ऑप्शन हेज करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास एक लिमिट हो जाएगी कि इससे ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस वो ऑप्शन हेजिंग में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल नहीं है। ठीक है। दूसरा रूल जो मैंने एक बोला था कि एक ऐसा रूल है जो अभी मुझे भी समझ नहीं आ रहा, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि अगर ये हो गया तो फिर ऑप्शन बाइंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। दैट इज अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। व्हाट आई मीन बाय दैट कि जैसे आपने देखा है कि जब भी हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, हमें अपफ्रंट मतलब एक एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। वो अपफ्रंट कलेक्शन होता है, क्योंकि फ्यूचर में अनलिमिटेड लॉसेज होते हैं, तो हम अपफ्रंट मार्जिन देते हैं ताकि वो अनलिमिटेड लॉस एक्सचेंज ब्रोकर कंट्रोल कर सके। जब भी हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ता है, जिसका मतलब कि हम एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं, क्योंकि अगर आप एक ऑप्शन सेल करते हो तो आपको 1 लाख से ऊपर का मार्जिन देना पड़ता है। बट जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं वी जस्ट नीड टू हैव पे द प्रीमियम, मतलब हम सिर्फ प्रीमियम पे करते हैं, उसमें लॉसेस कवरेज नहीं होती है, हम सिर्फ प्रीमियम पे करते हैं। अगर 150 की ऑप्शन है, 150 की ऑप्शन में जितना हमारे 150 का प्रीमियम है और उसका जितना लॉट साइज है हम उतना पैसा पे करते हैं ब्रोकर को टू डू द ट्रेडिंग। बट अब ये जो आ रहा है कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, मतलब कि डू वी हैव टू पे एक्स्ट्रा मार्जिन, मतलब जिस तरह ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन पे करना पड़ता है, क्या हमें ऑप्शन बाइंग के लिए प्रीमियम के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, या हम कोई आउट ऑफ मनी ऑप्शन बाय कर रहे हैं और उसमें, तो इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम में क्या, क्योंकि हम जब स्टॉक ऑप्शन होती है, आपने देखा होगा जो स्टॉक ऑप्शन होती है, जब हम उसे एक्सपायरी से पहले 2-3 दिन पहले ट्रेड करते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ता है। आप सिर्फ प्रीमियम पे उस स्टॉक ऑप्शन को बाय नहीं कर सकते हो, आपको एक एक्स्ट्रा लॉसेस कवरेज के लिए मार्जिन देना पड़ता है। क्या इंडाइसिस के लिए भी हमें एक्स्ट्रा ऑप्शन मार्जिन देना पड़ेगा? इसके ऊपर ये इसका मतलब अभी क्लियर नहीं है कि इसका सेबी क्या कहना चाहता है कि डू द ऑप्शन बायर ऑल्सो हैव टू पे एक्स्ट्रा मार्जिन टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर ऐसा हुआ तो फिर कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग में इम्पैक्ट आएगा कि अगर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना है, हमें प्रीमियम के अलावा एक्स्ट्रा मार्जिन देना है, तो वहाँ जाके कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बाइंग में इम्पैक्ट आ सकता है। बट अपफ्रंट इसका अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि इसका मतलब क्या है। जब ये क्लियर होके आएगा कि आप इन रूल इम्प्लीमेंट होता है या नहीं, फिर एक क्लैरिटी आएगी कि डू वी नीड टू पे एक्स्ट्रा मार्जिन और डू वी नीड टू पे प्रीमियम ओनली, जो अभी हम पे करते हैं अपफ्रंट कलेक्शन में। तो इसका अभी क्लैरिटी नहीं है, बट इसका लेट्स सी क्या होता है इस रूल। तीसरा रूल जो आ रहा है वो आ रहा है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड। व्हाट दे मीन बाय रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड इज दैट कि आप लोग, जैसे हम क्या करते हैं, आपने इस महीने की इस हफ्ते की ऑप्शन बाय करी, ठीक है, आपने वीकली ऑप्शन के साथ अगले महीने की मंथली ऑप्शन सेल कर दी, मतलब मान लो चाहे आपने इस हफ्ते की ऑप्शन सेल करी, उसके साथ आपने अगले महीने की ऑप्शन बाय कर ली, तो आपने एक कैलेंडर स्प्रेड कर लिया। इससे आपको एक मार्जिन बेनिफिट मिल जाता था, मतलब अगर आप सेल भी कर रहे हो और आप नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी बाय कर रहे हो तो आपको एक मार्जिन बेनिफिट मिल जाता था। बट अब वो मार्जिन बेनिफिट खत्म हो जाएगा कि अगर आपने इस वीकली ऑप्शन के साथ, मतलब इसमें वीकली ऑप्शन के साथ मंथली ऑप्शन बाय करी है, तो आपको जो मार्जिन बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिलेगा, मतलब आपको पूरा पेमेंट करनी पड़ेगी ऑप्शन सेलिंग की, आपको जो मार्जिन बेनिफिट था वो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए उन लोगों को फ़र्क आएगा जो ऑप्शन बाइंग में कैलेंडर स्प्रेड करके हैजिंग करते हैं, या ऑप्शन सेलिंग में कैलेंडर स्प्रेड करके हैजिंग करते हैं, मार्जिन बेनिफिट लेते हैं, उनको फ़र्क आएगा। जो नेक्ड ऑप्शन बाइंग करते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग या आप कई लोग ऑप्शन नेक्ड ऑप्शन बाइंग करते हैं, हेज नहीं करते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ आएगा, क्योंकि वो कैलेंडर स्प्रेड करते ही नहीं है, तो उनको मार्जिन बेनिफिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप नेक्ड ऑप्शन बायर हो तो आपकी हैजिंग ही नहीं लगाते हो, तो इस रूल से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नंबर 4 रूल जो है उससे ऑप्शन बायर को फ़र्क पड़ेगा, बट वो ऑप्शन बायर को फ़र्क पड़ेगा जो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। जो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इससे। ये जो नंबर 4 रूल है वो है मिनिमाइजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज। मिनिमाइजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज से मतलब क्या है? अभी देखो, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है निफ्टी का चल रहा है 5 से 10 लाख, ठीक है।
दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्ट साइज इन अनदर फ्यू, मतलब अभी इंक्रीज करने का सोचे 15 से 20 लाख, और आफ्टर 6 मंथ दे आर मेकिंग टू इंक्रीज इट 20 to 25 लाख। मतलब 5 लाख का 15 लाख हो गया तो मतलब 3x इंक्रीज हो गया, 5 लाख का 25 लाख हो गया तो मतलब 6x इंक्रीज हो गया, मतलब 6 टाइम इंक्रीज हो गया। तो इससे हम ऑप्शन बायर को क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो ये फ़र्क पड़ेगा कि अभी ऑप्शन का लॉट साइज क्या चल रहा है निफ्टी में 25। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइज 3x हो गया तो हमारा एक लॉट साइज जो होगा 25 से सीधा आ जाएगा 75, मतलब हमें एक लॉट में अगर हम ट्रेड करेंगे निफ्टी पे तो हमारी क्वांटिटी हो जाएगी 75, ठीक है। अभी हम 25 की क्वांटिटी पे ट्रेड करते हैं, आपको 75 की क्वांटिटी पे ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर ये 6 महीने बाद 25 लाख हो जाता है, मतलब 6x हो जाता है, तो आपकी जो एक लॉट का क्वांटिटी हो जाएगी 150। तो ये सोच लो कि अगर आप अभी 25 की क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो एक ऑप्शन बाय करने के लिए आपको मोस्टली एट द मनी हम बाय करते हैं तो 5,000 से 6,000 रुपये चाहिए होते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज हो गया तो आपको 5,000 की जगह एक लॉट बाय करने के लिए 15,000 चाहिए होंगे, और 6 मंथ बाद आपको एक लॉट बाय करने के लिए 30,000 चाहिए होंगे। तो वो ऑप्शन बायर जो छोटी कैपिटल से ट्रेड करते हैं, 5 से 10,000 से ट्रेड करते हैं, उनको बहुत इंपैक्ट आएगा। जैसे हम छोटे छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं, न्यू ट्रेडर होते हैं, 10,000 की कैपिटल से ट्रेड करना चाहते हैं, 5,000 की कैपिटल से ट्रेड करना चाहते हैं, उनको ज़रूर इम्पैक्ट आएगा। बट जो बड़े ट्रेडर है जो अच्छी खासी कैपिटल से ट्रेड करते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। वो एक लोड की जगह क्वांटिटी तो उतनी ले रहे हैं। अगर मुझे 150 क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो मैं पहले 6 लोड लेती थी, अब मेरा एक लोड बनेगा, तो उनको फ़र्क नहीं आएगा जो हाई क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। हाँ, बट जो छोटे ट्रेडर है जो 1-2 लोड से 5-5 10,000 से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट से काम करना चाहते हैं, उनको ज़रूर फ़र्क आएगा, क्योंकि उनको अपने पैसों को बढ़ाना पड़ेगा और उनका रिस्क कैपेसिटी भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप 25 क्वान्टिटी से ट्रेड कर रहे हो तो आपकी रिस्क कैपेसिटी 1 से 2,000 है। वही अगर आप 75 या 150 क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो आपकी रिस्क कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो जो स्मॉल ट्रेडर है, जो वेरी स्मॉल ट्रेडर है, जो स्मॉल ऑप्शन बायर है, उनको कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज होने से बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। फिफ्थ रूल इज इंक्रीजिंग द मार्जिन नियर एक्सपायरी। आपने देखा होगा जब जैसे जैसे एक्सपायरी नियर अबाउट आती जाती है, अगर हम फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं या ऑप्शन बाय सेल कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग भी करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी ट्रेड करते हो, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आ जाती है, हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ता है, क्योंकि एक्सपायरी से एक दिन पहले हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ता है। अब वो एक्स्ट्रा मार्जिन को थोड़ा और इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब अगर आप एक्सपायरी से एक दिन पहले फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो या एक्सपायरी वाले दिन फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो आप पहले जितना मार्जिन देते थे मतलब थोड़ा सा चेंज आएगा मार्जिन में। बट इससे ऑप्शन बायर को मुझे नहीं लग रहा कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा कोई अभी मार्जिन नहीं देते, हम तो सिर्फ प्रीमियम पे करते हैं। हाँ, बट ऑप्शन सेलर और फ्यूचर ट्रेडर को जरूर फर्क पड़ेगा कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो या फ्यूचर ट्रेड करते हो तो आपको एक्सपायरी से एक दिन पहले और एक्सपायरी वाले दिन यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा कैपिटल इन योर अकाउंट टू टेक अ ट्रेड, क्योंकि यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मार्जिन बिफोर एक्सपायरी और 1 डे बिफोर एक्सपायरी। और इसमें मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन बायर को कोई इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वी डोंट पे एक्स्ट्रा मार्जिन इफ यू आर डूइंग द ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग। बट अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपको एक्सपायरी बिल देते हैं, यू हैव टू पुट लिटिल बिट एक्स्ट्रा कैपिटल टू डू द ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। नंबर 6 रूल जो आ रहा है उससे ऑप्शन बायर को बहुत फर्क पड़ने वाला है, वो वाले ऑप्शन बायर जो 0 to हीरो ट्रेडिंग करते हैं रोज, क्योंकि सेबी इज गेटिंग अ न्यू रूल टू स्टॉप वीकली एक्सपायरी। जैसे अभी हमारा क्या है, मंडे मिड कैप, ट्यूसडे फिर निफ्टी, वेडनेसडे बैंक निफ्टी, थर्सडे निफ्टी, फ्राइडे सेंसेक्स एंड मंडे बैनेक्स की भी एक्सपायरी होती है। अब सेबी क्या एक्सचेंजेस को बोल रही है कि एनएससी एक वीकली एक्सपायरी रखेगी और बीएससी भी एक वीकली एक्सपायरी रखेगी। मतलब एनएससी को चूज करना पड़ेगा आइदर मिड कैप, फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी, इन चारों में से किसकी वो वीकली एक्सपायरी लाना चाहती है। हो सकता है बैंक निफ्टी क्या है, हो सकता है निफ्टी क्या है, क्योंकि फिर निफ्टी और मिड कैप में इतनी वॉल्यूम नहीं है, उनको इतनी प्योरिटी नहीं मिलेगी। बट हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत वॉल्यूम है कि एक प्योरिटी हो सकती है कि इन दोनों में से एनएससी कौन सी चूज करती है। बाकी इंस्ट्रूमेंट के लिए सिर्फ मंथली एक्सपायरी होगी, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। बट जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि अगर वीकली एक्सपायरी बंद करें तो ये होगा कि बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट की सिर्फ एक ही एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी। इससे हम ऑप्शन बायर को ज़रूर एक इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हम ऑप्शन बायर को जो
अगर मान लो सिर्फ निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो निफ्टी की हमें सस्ती ऑप्शन मिलेंगे। अगर हमें बैंक निफ्टी, मिड कैप या फिर निफ्टी में ट्रेड करना है तो फिर हमें उनकी मंथली एक्सपायरी उठानी पड़ेगी, और जिससे थोड़ी सी कॉस्टली मिलेगी। और उसमें क्या होता है, जब जितनी दूर एक्सपायरी होती है उतना मूवमेंट भी कम आता है, उतना प्रॉफिट भी कम आता है। हाँ, बट कहीं ना कहीं एक बेनिफिट ये होगा कि डीके भी कम आएगा। बट मुझे ये लग रहा है कि अगर वीकली होती तो थोड़ी सी मूवमेंट में हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर जाते हैं, वही हमें थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम ऑप्शन बायर के लिए ज़रूर इम्पैक्ट हो सकती है कि अगर डेली एक्सपायरी बंद हो जाती है। बट ये होगा कि आपके पास एक ही कोई इंडाइसिस होगा जिसकी वीकली एक्सपायरी होगी, बाकी की मंथली एक्सपायरी होगी या क्या होगा अभी क्लैरिटी नहीं है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मंथली एक्सपायरी को लेके कोई इनका वो नहीं आया कि 1 मंथली एक्सपायरी। तो यही होगा कि आपके पास जैसे निफ्टी या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी किसी एक की दोनों में दो की वीकली एक्सपायरी होगी, और बाकी जो सारे इंडाइसिस है वो मंथली एक्सपायर होंगे, जैसे हमारे स्टॉक सारे मंथली एक्सपायर होते हैं। तो हम ऑप्शन बायर के पास ट्रेड करने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, बट हम ऑप्शन बायर के पास ट्रेड करने के लिए सारे इंडाइसिस होंगे। बट यही होगा कि एक इंडाइसिस सिर्फ वीकली एक्सपायरी के लिए होगा जिसकी ऑप्शन हमें सस्ती मिलेगी, बाकी सारे इंडाइसिस हम मंथली एक्सपायरी के थ्रू, मंथली ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। So these are the rules which SEBI proposed. अब इनका मैंने आपको सारे रूल्स एक एक करके समझा दिए। अब मैंने ये भी बता दिया कि इसका एज अ ऑप्शन बायर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो अगर मैं एज अ ऑप्शन बायर देखूँ तो एक मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइज से जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज हो गई तो कैपिटल मुझे एक्स्ट्रा लानी पड़ेगी, ठीक है। एक मुझे अगर अपफ्रंट प्रीमियम में अगर मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ा जिसकी अभी क्लैरिटी नहीं है, वो मेरे पे एज अ ऑप्शन बायर हम पे इम्पैक्ट करेगा। और एक जो वीकली एक्सपायरी खत्म हो रही है उसमें अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में से एक आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे लिए फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी नहीं रहता, हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें मंथली एक्सपायरी, एक कॉस्टली एक्सपायरी उठानी पड़ेगी, मतलब कॉस्टली ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ों में थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग में इम्पैक्ट आ रहा है। बट बाकी सारे के सारे जो रूल्स है उससे ऑप्शन सेलिंग में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ ऑप्शन सेलर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करने वाली है। तो जहाँ तक तभी मैंने बोला था कि ये जो 7 रूल्स आ रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि ऑप्शन बाइंग में इतना इम्पैक्ट आएगा। बाकी जब ये रूल्स आएंगे, अभी तो प्रपोजल आया, 6 महीने लगते हैं, 1 साल लगता है, कब आते हैं कोई पता नहीं है। पर जब भी रूल्स आएंगे देन वी हैव टू सी कि इन पे हमारे डेली ट्रेडिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है। पर मुझे यहाँ तक लग रहा है हम एडजस्ट कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, और वी विल द ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कंटिन्यू। ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। बट अगर आप नहीं चाहते इनमें से कोई रूल नहीं आए, नीचे मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस लिंक पे जाओ, अपना सर्वे करो, और आप विद योर सर्वे द ऑप्शन आफ्टर द सर्वे द सेबी विल टेक अ डिसीजन, बिकॉज ये सर्वे इसलिए किया गया है ताकि वो व्यूज ले सके रिटेल ट्रेडर के। तो अपना सर्वे करो, अपना व्यू दो, ताकि सेबी कैन टेक अ डिसीजन। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।